रहीम अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल में मैं हूं जवाद कमाल। आज से 2 बरस कबल वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को मुंतखब किया था कौमी असम्बली ने। 22 साल जिद्दोजहद के बाद उन्होंने 22 साल जो मेहनत की थी, 22 साल एक तहरीक चलाई थी, उस तहरीक के बाद वो पाकिस्तान के 22वें वजीर आज़म मुंतखब हुए थे। कौमी असम्बली में उन्होंने बतौर वजीर आज़म आज से 2 बरस कबल अपनी पहली तकरीर की थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अरकान की जानिब से, अपोजिशन की जानिब से 40 मिनट तक वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की नशिस्त का घेराव किया गया और शदीद शोर शराबे में इमरान खान साहब ने बतौर वजीर आज़म अपनी पहली तकरीर मुकम्मल की थी। बड़े बड़े वादे किए थे। उन्होंने कहा था कि अब जो तब्दीली आएगी वो पूरी कौम देखेगी। 2 बरस गुजर गए, क्या मुल्क में तब्दीली आ गई? आज के प्रोग्राम में हम इस पर ही बात करेंगे कि जो वादे 2 बरस कबल वजीर आज़म इमरान खान ने किए थे इस कौम से असेंबली के फ्लोर पर खड़े होकर, क्या वो वादे वफा हुए? वो कड़ा एहतसाब जिसका जिक्र उन्होंने अपनी पहली तकरीर में किया था कि कड़ा एहतसाब हम यकीनी बनाएंगे, जिन्होंने भी करप्शन की है, जिसने भी इस मुल्क के साथ बददियानती की है और चोरी की है, क्या कड़े एहतसाब का नारा, कड़े एहतसाब का वादा वफा हो सका है या नहीं हो सका? क्या इस मुल्क में एहतसाब सबके लिए यकीनी बनाया वजीर आज़म इमरान खान ने? और 2 बरस बाद आज इमरान खान साहब कहां खड़े हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी पहली तकरीर में जो ऐलानात किए थे, जो दावे किए थे, जो वादे किए थे और कुछ धमकियां भी दी थी, क्या इन सब पर अमल हो सका या नहीं हो सका? इस पर प्रोग्राम में बात होगी। प्रोग्राम में आगे चलकर बात होगी आज तोशा खाना रेफरेंस केस में साबिक वजीर आज़म मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़े सख्त रिमार्क्स दिए। उनके वकील से इस्तफसार किया, पूछा कि बताए साबिक वजीर आज़म मियां नवाज शरीफ जमानत पर हैं या फिर मफरूर हैं। और ये कहा गया कि जो जमानत हुकूमत ने दी थी वो उन्हें अब सरेंडर भी करना पड़ सकता है। इस मामले को लेकर पंजाब हुकूमत ने जमानत में अगर तोसी न की तो साबिक वजीर आज़म को अदालत के सामने सरेंडर करना पड़ेगा। और अदालत ने यह भी रिमार्क दिए कि ECL में नवाज शरीफ का नाम अदालत ने नहीं बल्कि वफाकी काबीना ने निकलवाया ECL से उनका नाम, और तहरीरी हुक्मनामा भी अब जारी कर दिया गया और नवाज शरीफ की जमानत से मुतालिक रिकॉर्ड तलब किया गया। ये समाअत 20 अगस्त तक अब जो है वो मुलतवी कर दी गई है। तो सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि साबिक वजीर आज़म मियां नवाज शरीफ के लिए क्या आने वाले दिनों में मुश्किलात आने वाली है? अगर पंजाब हुकूमत ने जमानत में तोसी न की तो क्या साबिक वजीर आज़म मियां नवाज शरीफ को सरेंडर करना पड़ेगा? PMLN अब इस मामले पर क्या सोच रही है? क्योंकि यकीनन बल्कि बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि मुश्किलात आने वाले दिनों में बढ़ने वाली है। प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे अपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के हवाले से, जो होगी भी या नहीं ये एक बड़ा सवालिया निशान है। बड़ी ईद भी गुजर गई और अब तक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद न हो सका है। अब खबरें ये आ रही हैं कि मुहर्रम के बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाएगा। इस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की राह में बड़ी रुकावट है क्या? इस पर प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि मामला इस ऑल पार्टीज को लीड करने का है या फिर ऑपोजिशन की बड़ी जमातें एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आ पा रही हैं। एक ब्रेक के बाद बाकायदा तौर पर डिस्कशन का आगाज होगा। वेलकम बैक। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊं। लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा शौकत बसरा साहब ने। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए हमें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से स्काइप पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं राना एहसान अफजल खान साहब। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब अपना वक्त निकालने के लिए। बसरा साहब आपसे आगाज करना चाहूंगा। आज से 2 बरस कबल वजीर आजम मुंतखब हुए थे इमरान खान साहब। कौमी असम्बली में बतौर वजीर आजम उन्होंने पहली तकरीर की थी। 40 मिनट तक अपोजिशन ने शदीद शोर शराबा मचाया, खास तौर पर PMLN की जानिब से। इस दौरान इमरान खान साहब ने बड़े बड़े वादे किए थे, वो वादे वफा हुए? जवाब, इस सवाल का जवाब देने से पहले राना एहसन अफजल जो हैं, ये हमारे साबिक वफाकी वजीर, साबिक MNA, साबिक MP राना अफजल साहब के बेटे हैं। राना अफजल साहब एक इंतहाई मिलनसार, इंतहाई पुरखलूस, इंतहाई अखलाक वाले, तो मैं एक बार उनको कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ। उनका आज बेटा हमारे साथ, मेरा साथ पहला प्रोग्राम कर रहा है, तो मैं मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला राना अफजल साहब को जन्नत में जगह दे। आमीन।
और इनके वर्षा को सब्र दे और ये भी अपने बाप की तरह मुल्क का नाम रोशन करें और सियासत जो एक इबादत है उसमें ये भी हिस्सा लें। अच्छा, जहाँ तक जवाद आपने बात की, बिल्कुल ये बात आपकी दुरुस्त है कि 70 साल में यह अमरीत रही या दोनों जमातें रहीं और लोगों ने एक स्टेटस को के ख़िलाफ़, टू पार्टी सिस्टम के ख़िलाफ़ बहुत उम्मीद के साथ, तवक्को के साथ वोट डाला कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आएंगे। हमारे वो ज़ाहिर है जो प्राइम मिनिस्टर साहब का एक एजेंडा था कि आने के बाद इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि पब्लिक को रिलीफ मिले, पब्लिक इश्यूज़ को हल करने की कोशिश की जाए। मैं ये नहीं कहता कि हम मुकम्मल तौर पर कामयाब हुए, क्योंकि मसाइल ज़्यादा हैं, वसाइल कम हैं, और उसकी वजह सिर्फ ये है कि ये पाकिस्तान दुनिया की वाहिद पार्टी है या दुनिया का वाहिद वज़ीर आज़म है जो 70 साल में एक बार भी ये पार्टी इक़्तिदार में नहीं आई है, और आते ही जब पार्टी इक़्तिदार में आती है तो विरासत में उसको मसाइल ही मसाइल मिलते हैं। मैं वो ये बातें नहीं है, लोग कहते हैं रेपिटेशन। भाई मेरे बताइए, 70 साल के जो मसाइल हैं, अगर ये कोई तवक्को करता है कि वो 2 साल में हल हो जाएंगे तो ये दीवाने का ख्वाब है। कोशिश हो रही है। तो कहते थे, आप मुझे बताइए, कहते थे कि हम तो 90 दिन में तब्दीली लेकर आएंगे। 90 दिन के बाद 1 साल की बात हुई, फिर अब 2 साल हो गए। जवाब मैं आपको बता सिर्फ एक सवाल करके मैं बताता हूं हमने क्या किया है। मैं सिर्फ लफाजी नहीं जी। हमें 32,000 अरब का कर्जा मिला, ये जहन में रखें। कोई पाकिस्तान का इदारा प्रॉफिटेबल नहीं कोई मिला। कभी 24,000 अरब, कभी आप लोग फिगर देते हैं, कभी आप लोग फिगर देते हैं 24,000 अरब की, कभी 28 की, कभी 30। हमने जवाब 2 साल में क्या किया, जवाब वो आपने सवाल किया, हमने 2 साल में क्या किया। आप थोड़ा सा 1 मिनट देंगे। जी जी। हमने एक तो 5,000 अरब का कर्जा वापस किया इस दौरान, जो कर्जे लिए हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी सेंटर रिकॉर्ड $2768 मिलियन जुलाई तक लोग भेज चुके हैं पाकिस्तान में। एन इंक्रीज ऑफ $740 मिलियन आर 36.5 ओवर लास्ट जुलाई एंड इंक्रीज ऑफ 302, और ये भी रिकॉर्ड है। जी जी। दिस इज हाईएस्ट एवर रिकॉर्ड वर्कर्स रेमिटेंस इन अ सिंगल मंथ। अब आगे चले, एक्सपोर्ट ग्रोथ जो बढ़ी है वो है 6%। इंडिया, आप आ जाएं, इंडिया में है -10, बांग्लादेश में 0.59। अब एफबीआर की कलेक्शन पे आ जाते हैं, 8% इंक्रीज हुआ है और 23 अबाउट टारगेट्स हमने अचीव किया है। अच्छा। अब सीमेंट सेल्स बढ़ी है 40%, यूरिया 22%। हमारे जो स्टेट बैंक के रिजर्व्स हैं हाईएस्ट सिंस जनवरी 2018। अब मोडीज का उठाकर देख लें, अपग्रेड्स आउटलुक टू स्टेबल, IMF इंप्रूव्ड ग्रोथ आउटलुक। अब प्लांटेड जो है, जो हम प्लांटेशन किया हम लोगों ने 3.5 मिलियन ट्रीज। एक मिनट सारे फिगर्स मुझे जी जी मुझे 1 मिनट दे दें, 1 मिनट और दे दें। ठीक है, ठीक। अ प्रोग्राम टू फाइट मेल्ट्रेशन, इनॉग्रेशन ऑफ बेस्ट मैस ट्रांजिट सिस्टम, अभी वो उसका इफ्ताह हो गया है। यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस फॉर KP। इसी तरह IPP कॉन्ट्रैक्ट रिवीजन टू डिक्रीज कैपेसिटी पेमेंट्स एंड इलेक्ट्रिक प्राइस। अब आ जाते हैं, मैं फिर कह रहा हूं कि चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं, मसाइल हैं। लोग इस वक्त, हमारा सबसे बड़ी अचीवमेंट ये होगी कि हम वो लोग जो दिहाड़ीदार हैं, जो मजदूर हैं, हम उनकी जो सतह गुर्बत है उसको ऊपर लेकर आए, उनको हम गुर्बत को कम करें, महंगाई को कम करें, बेरोजगारी को कम करें। उसके लिए हम उस डायरेक्शन में जा रहे हैं। और सबसे बड़ी अचीवमेंट में ये समझता हूं, बसरा साहब, आपने जो अचीवमेंट गिनवाई सारी, उसमें कुछ थोड़ी सी ऐड भी कर लीजिए प्लीज, थोड़ी सी ऐड भी कर लीजिए थोड़ी सी। आम आदमी को उसका क्या फायदा हुआ? चीनी की कीमत है वो 100 रुपए से ज्यादा हो गई है, तकरीबन 40 रुपए पर केजी का इजाफा हो गया जब से PTI बरसर इख्तियार आई। आटे की बोरी जो है वो 800 रुपए से भी बढ़ गई है, जो कभी 600 रुपए बल्कि 540 रुपए PMLN के दौर में हुआ करती थी। दूध की कीमत 110 रुपए पर केजी से ऊपर चली गई है, जब आप लोग बरसर इख्तियार आए तो 90 रुपए पर केजी था। फिर दालों की कीमतें तकरीबन दुगनी हो गई हैं, ये भी तो ऐड करें ना थोड़ा सा। जवाब मैंने कब कहा है? मैंने कहा है कि आम आदमी को हम रिलीफ अभी जितना मिलना चाहिए था, महंगाई बढ़ती ना स्टेबल हो जाती, इश्यूज हैं। हम खुद, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इस बात पे दिन रात काम कर रहे हैं कि हमने किस तरह पब्लिक को रिलीफ देना है। और वो पब्लिक जिसकी बात आपने अभी की है कि ये जो आम जरूरतें जिंदगी हैं, तालीम है, सेहत है, पीने का पानी है, हमारा जो एग्रीकल्चर क्लास है, हमने इनको ऊपर उठाना है। और मैं ये समझता हूं किसी भी हुकूमत के लिए पहले 2 साल मुश्किल होते हैं जवाद, और खास तौर पे हमारे लिए
जिसने आज तक पाकिस्तान में हुकूमत ही नहीं की, जिसमें आज दिन एक दिन तक हम कभी हुकूमत में नहीं आए। इस 2 साल में आप लोगों को एक पैंडेमिक का भी सामना करना पड़ गया। मैं वापस आऊंगा बसर साहब आपकी तरफ, राना साहब को भी इन्वॉल्व करते हैं। राना साहब, बड़े बड़े वादे किए थे खान साहब ने, अपोजिशन का काम होता है कि उसको हुकूमत के किए गए वादे याद कराएं। उस तरह अपोजिशन ने अपना रोल प्ले नहीं किया। जो वादे, जो दावे, जो धमकियां भी पहली तकरीर में खान साहब ने दी थी कि कड़ा एहतसाब होगा, छोड़ूंगा किसी को भी नहीं, उस तरह सब कुछ याद नहीं कराया। अपोजिशन सिर्फ अपने आप को और अपने केसेस की तरफ तवज्जो ज्यादा दे रही है। जिस तरह जरा अनाज की कीमतें बढ़ गई, आप लोग सड़कों पर तो एक दफा भी नहीं आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शौकत अख्तर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, उन्होंने बड़े अच्छे अल्फाज से मेरे वालिद को याद किया, उनका शुक्रिया। अब मैं 2 साल हो गए हैं पीटीआई को हुकूमत में आए हुए। सबसे पहले तो ये चीज सबको पता होनी चाहिए कि 4 इकोनॉमिक सर्वे निकलते हैं कौम के, और फिर एक आपका फाइनल बजट, और फिर उसका रिव्यू, इकोनॉमिक रिव्यू निकलता है पूरे साल का। तो पीटीआई हुकूमत ऑपोजिशन में जब थी तो वो जानती थी कि मुल्क के हालात में, और उन हालात के बावजूद ये वो वादे करती थी जो उन्होंने किए अवाम से, और वो सारे झूठे साबित हुए। अब मैं सबसे पहले तो आपको बताऊं कि जब हम जीडीपी छोड़ के गए तो वो 315 अरब डॉलर की जीडीपी थी, उसका हुजम। आज ये तो एक जीडीपी तो एक बड़ी वजह है। कोरोना वायरस एक पैंडेमिक आ गया जिसकी वजह से नीचे आ गई, वो तो सारी दुनिया की आई है। इस तरह नहीं है बिल्कुल। आप इंडस्ट्री अगर ले लें तो हम इंडस्ट्री 5% ग्रोथ पे छोड़ के गए थे। इनके पहले साल वो -2.3% पे थी, इस साल -3% के ऊपर है। तो लगातार 2 साल नेगेटिव ग्रोथ पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में इंडस्ट्री के अंदर देखी। आप एग्रीकल्चर सेक्टर में आ जाए, वो भी जो है जहां हम 6.3% पे छोड़ के गए, वो भी मंफी, सर्विस सेक्टर 6. जी, राना साहब की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। बसरा साहब, इमरान खान साहब ने एक और बड़े अहम ऐलान किया था अपनी पहली तकरीर में, वो ये था कि कड़े एहतसाब का। अब अपोजिशन इस एहतसाब के, जो एहतसाब हो रहा है उस पर सवाल उठा रही है कि ये एहतसाब नहीं बल्कि बदला लिया जा रहा है और सियासी इंतकाम है। इससे कितना मुतासिर हो रहा है ये नारा? क्लियर नहीं आ रही। जो बात मैं समझ सका हूं, आपने शायद अकाउंटेबिलिटी के हवाले से, एहतसाब के हवाले से जी 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 बिल्कुल। जवाब मैं समझता हूं कि तहरीक इंसाफ जो सबसे बड़ा नारा लेकर चली थी वो यही है कि जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन। पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो इशू है, जो सबसे बड़ा मसला है, वो है करप्शन, करप्शन और करप्शन, जिसने पाकिस्तान की बुनियादों को हिला दिया है। यहाँ पर ऊपर से लेकर नीचे तक और नीचे से लेकर ऊपर तक एक करप्शन का एक जाल बुना हुआ है। जिस माफिया को आप टच करते हैं, जिस डिपार्टमेंट को टच करते हैं, वहां से वो माफिया रेजिस्ट करता है। उसके लिए आप ये अंदाजा कीजिए कि क्या कभी आपने ये सुना था माजी के अंदर कि आपके सिटिंग चीफ मिनिस्टर, आपके सीनियर मिनिस्टर, आपके मिनिस्टर्स, वो लोग अकाउंटेबल हैं इदारों को, और इदारों को होते रहे सर। माजी में साबिक वज़ीर आज़म भी पेश होते रहे, यूसुफ रज़ा गिलानी पेश हुए, नवाज जवाब शरीफ एक बात को मेरी समझिएगा। नहीं, असल में हुआ ये कि अगर माजी के अंदर अकाउंटेबिलिटी होती, इस दौर के अंदर उन लोगों को टच किया गया जो अपने आप को मुकद्दस गाय समझते थे, जो समझते थे हमें कोई हाथ नहीं लगा सकता। जब उनकी चीजें सामने आई, पता चला नहीं सर ऐसा नहीं हुआ। बस साहब मैं इख्तिलाफ करूंगा आपकी बात से। फॉरेन फंडिंग के 17 अगस्त की बात हो रही थी, वो उस मामले को कोई खास नहीं छेड़ा जा रहा। पेशावर बीआरटी में बात हो रही थी, स्टे लिया हुआ था कि मंसूबा जो है जेर तकमील अब तो पूरा हो चुका है, उसके बाद में उसकी ऑडिट नहीं हुई। शुगर कमीशन की आप लोगों ने रिपोर्ट बनाई थी, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। कटहरे में अब तक हम लोग नहीं देख सके जो भी उसके जिम्मेदारान थे। फिर मालम जब्बा का जो स्कैंडल था वो अब तक अपने मंतकी अंजाम को नहीं पहुंचा। लेकिन जो साबिक वज़ीर आज़म हैं, साबिक अपोजिशन लीडर्स हैं, और जितने भी साबिक रहनुमा हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालिफ रहे, वो सब सलाखों के पीछे हैं या फिर नैब के जेर हिरासत। जवाब बहुत वैलिड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले तो बात एक ज़हन-नशीं कर लें कि 99.9% केसेस माजी की हुकूमतों ने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दूसरे खिलाफ बनाए हैं। जी, चेयरमैन नैब हकीकत है कि उनका लगाया हुआ है, आज इनको चेयरमैन नैब पसंद नहीं है। अच्छा, अब मेरी गुजारिश सुनिए, जिन केसेस का आपने नाम लिया है, इन केसेस के ऊपर जहां तक बीआरटी का मसला है, आपको पता है कि ऑलरेडी नैब इसका नोटिस ले चुकी है। ठीक है, और नैब ने उसके ऊपर काम करना है। उसका क्या हुआ? पीटीआई खुद ऑडिट करा रही थी। सुने फॉरेन फंडिंग केस की आप बात कर रहे हैं, हम उस केस को फेस कर रहे हैं। हम देखिए ना, अगर आप समझते हैं, चल मैं चूंकि आवाज का कोई इश्यू आ रहा है, जवाब
अगर कोई सबनून लीग ये समझती है, चले पीपल्स अच्छा, पार्टी ये समझती है जी। कि नैब ने हाथ हौला रखा हुआ है, जाए ना उन्हीं अदालतों के अंदर जब इनके हक में फैसले आते हैं जो कहते हैं हक और सच की फतह होती है, ले जाए सबूत सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कि ये बीआरटी, ये आपका मालम जमा, ये आपका जितने स्कैंडल्स हैं, ये है हमारे पास सबूत। ठीक है, देखिए, अब चीनी माफिया की बात की, मैं बिल्कुल आपने चीनी माफिया की बात की, पॉइंट आ गया बसरा साहब, पॉइंट आ गया आपका, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। राना एहसान अफजल खान साहब से इसका जवाब लूंगा एक ब्रेक के बाद, उनसे जानेंगे कि ये लोग क्यों हुकूमत पर सिर्फ इल्जाम लगा रहे हैं, बाकायदा तौर पर कानूनी रास्ता इख्तियार क्यों नहीं कर रहे। एक ब्रेक के बाद पर बात होगी। वेलकम बैक। काफी सारे सवाल शौकत बसर साहब ने उठाए थे। राना एहसान अफजल खान साहब, एक तो आपका पहला जवाब मुकम्मल नहीं हो सका था कि अपोजिशन उस तरह अपना रोल प्ले नहीं कर रही जिस तरह होना चाहिए था। अपने मुफादात के लिए तो आप लोग सड़कों पर प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं, एहतजाज करते नजर आ रहे हैं, लेकिन अवाम की जो मुश्किलात हैं उनके लिए अपोजिशन अब तक एक प्लेटफॉर्म पर ही नहीं आ सकी है। दूसरा एक अहम सवाल उठाया था बसरा साहब ने, वो ये कि जिन केसेस का अपोजिशन जिक्र करती है कि इन केसेस पर हुकूमत ने कोई काम नहीं किया या फिर नैब ने कोई काम नहीं किया, तो आप लोग कानूनी रास्ता क्यों नहीं इख्तियार करते? सबसे पहले तो मुझे जरा मेरा जवाब मुकम्मल कर देते हैं इनकी परफॉर्मेंस का। इनकी परफॉर्मेंस ये रही है कि शरह गुर्बत जो 28% कौम थी, पाकिस्तानी कौम शरह गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारी थी, आज 50% पे पहुंच गई है। बेरोजगारी जो है वो 1.25 करोड़ आदमी तक पहुंच गई, जो रिकॉर्ड है पाकिस्तान की तारीख का। अब आप बड़े सेक्टर्स पे आ जाएं, बिजली के ऊपर आ जाएं, सर्कुलर डेट जो 1 ट्रिलियन पे हम छोड़ के गए वो 2.2 ट्रिलियन पे आ गया। इसके बावजूद कि 50 से 60% बिजली की जो है वो रेट बढ़ाए गए, महंगाई का तूफान खड़ा किया गया। इसी तरह जबकि ये आपको चीज मैं ऑन रिकॉर्ड बताना चाहता हूं कि हमने अपनी कलेक्शन 84% से 93% पे लेके गए, आज फिर कलेक्शन 80% पे आके गिर गई है। ट्रांसमिशन लॉसेस हम लोग 22% से 18% पे लेके गए, आज वो 19 से 20% पे आके खड़ी है। इसी तरह आपने पेट्रोल के ऊपर देखा कि ये कहते थे कि हम पेट्रोल का, तो यही तो सवाल था राना साहब, आप लोग उस तरह रोल क्यों नहीं प्ले कर रहे? क्यों इन्हें याद नहीं करा रहे ये वाले वादे? राना साहब, ये वादे क्यों याद नहीं करा रहे हुकूमत को? आप हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं सुन रहे? हम तो रोज हर इशू के ऊपर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पेट्रोल की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुन रहा हूं, लेकिन मैं देखता ये हूं कि शहबाज शरीफ साहब नैब में पेश हों तो आवाम की बड़ी तादाद उनके साथ होती है, मरियम नवाज साहबा नैब में पेश हों तो आप लोग जलसा लेकर आ जाते हैं, लेकिन आवाम के लिए अब तक आप लोगों ने कोई जलसा, कोई प्रोटेस्ट, कोई एहतजाज नहीं किया। मैं आपको अकाउंटेबिलिटी पे बता देता हूं। अकाउंटेबिलिटी की इस मुल्क के अंदर जो 2 साल में धज्जियां उड़ाई गई हैं, शायद पाकिस्तान की तारीख में डिक्टेटरों के दौर में भी ना उड़ाई गई हो। यहां तक कि हमारे ये एक लिखी जाएगी तारीख कि जिन यहां हीरोइन डाली गई लोगों के ऊपर और वो फिर बदनाम हुए अदारे जिन्होंने डाली और कुछ प्रूव नहीं कर सके। यहां जो है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जैसे प्रोजेक्ट करने के ऊपर लोगों को अरेस्ट किया गया, 16 महीने लोगों को जेल में रखा गया, रेफरेंस तक नहीं दायर हो सका। ये है अकाउंटेबिलिटी इनकी, और हर जगह इनको रुसवाई का सामना करना पड़ा। जब वो कुछ रीजंस थे, जैसे आपने कहा हेरोइन का मामला था, वो अभी वो केस चल रहा है। इसके अलावा आपने जो जिक्र किया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का, उस पे भी एक रीजन है नैब का कि 6 किलोमीटर दूर बॉर्डर से इतना बड़ा स्पोर्ट, इतने ज्यादा पैसे लगा दिए। बात यह है कि जिन केसेस पर आप लोगों को एतराज है अकाउंटेबिलिटी को लेकर, आप लोग क्यों कानूनी रास्ते इख्तियार नहीं करते? ये सवाल बसरा साहब ने उठाया था। देखें, ये अकाउंटेबिलिटी कानूनी रास्ते कौन सा आगे जाते हैं? ये तो नैब एक एक्टिवेट होती है, वो कौन से कानूनी रास्ते से हमारे केसेस कौन से कानूनी रास्ते से खुले हैं? LNG केस कौन से कानूनी रास्ते से खुला है? ये आपका जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का केस है कौन से कानूनी रास्ते से खुला है? ये तो इनके केसेस तो रात में जो है पैनामा केस के बारे में क्या ख्याल है सर? किसके बारे में? पैनामा केस के बारे में। देखिए, पैनामा केस पाकिस्तान के साथ एक मजाक था कि कानूनी रास्ता था या नहीं था, मेरा सवाल ये था। मैं पूरे केस पे अभी डिस्कस, सवाल ये है 400 बंदे जो पैनामा केस में, जो बिजनेसमैन, जो ब्यूरोक्रेट, जो जनरल जो नॉमिनेट हुए, उनके ऊपर तो एक बंदे के ऊपर भी केस नहीं किया गया। आप लोग यही तो बसरा साहब कह रहे हैं कि आप लोग फिर कानूनी रास्ता क्यों नहीं इख्तियार कर रहे? नवाज शरीफ साहब के लिए ऑपोजिशन कोर्ट गई, आप लोग क्यों नहीं जाते? पैनामा केस में अगर वो भी हमने खुद बनाया, हमने खुद फोरम बनाया, जुडिशल कमीशन बनाया जिसने पैनामा को किया, वो गवर्नमेंट गई थी, वो ये ऑपोजिशन नहीं गई थी, वो हमने खुद बनाया था पैनामा। तो चले फिर जिन लोगों के लिए आपको तो रास्ता फिर बेहतर पता है, जिन लोगों के लिए आप लोग सवाल उठा रहे हैं, जिन केसेस जिनका भी आपने जिक्र किया, आप लोग जाए ना उस रास्ते को इख्तियार करें।
हम इन सारे केसेस के ऊपर हम लोग कोर्ट्स को और जो भी लीगल वे है हम डेफिनेटली सू करेंगे। मेरा यहाँ पॉइंट सिर्फ मैं रिपीट करूंगा, जो जी, जी। अदारे हैं वो मम हुए हैं, हुकूमती मामलात के ऊपर मम कर रहे हैं। और ये 2 साल अगर किसी ने एंजॉय किया है तो माफियाज ने एंजॉय किया। आप मेडिसिन के माफिया की बात कर लें, आप शुगर व्हीट माफिया की बात कर लें, आप LNG फर्नेस ऑयल के माफिया की बात कर लें यहाँ, और वो इनके आगे पीछे बैठे हुए हैं। और ये पहले कभी नहीं ऐसे हुआ है इस मुल्क के अंदर कि माफियाज को खुली आजादी मिली हो। तो ये मिसमैनेजमेंट, हिपोक्रेसी और झूठे वादों के ऊपर पिछले 2 साल गुजरे। बसरा साहब, शुगर कमीशन के हवाले से रिपोर्ट बनती है, जब उसके मुल्जमान कटहरे में नहीं आते तो फिर सवाल खड़ा होता है। जब आटे की किल्लत को लेकर कमीशन बनता है, रिपोर्ट सामने आती है, मुल्जमान को कोई सजा नहीं मिलती, ऑपोजिशन को सवाल करने का मौका मिलता है। इसके अलावा IPPs पे के जो मामला थे वो सामने आते हैं, जो माजी में करप्शन होती रही है वो तमाम तर मामलात में, लेकिन मुल्जिमान जब कटहरे में नहीं आते, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, ऑपोजिशन को आप लोग खुद मौका देते हैं सवाल करने का। अच्छा, पहली बात तो जवाद, मैं बड़े गौर सुन रहा था कि अंदाज़ा करें, अभी चीनी की जब बात की, क्या कोई दुनिया का मुल्क ऐसा होगा कि बाप वजीर आला हो, अपनी मिलें हों, बेटा काम करता और 27 अरब की सब्सिडी दे दें। अच्छा, जब हमने हाथ डाला, हाथ डालने के बाद उन्होंने कहा जी नहीं 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 ये तो आई वॉश है। उसके ऊपर अक्रॉस द बोर्ड उसकी कमेटी बनाई, कमीशन बनाया, रिपोर्ट पब्लिक की। जब अब कार्रवाई का वक्त आया है तो स्टे लिए जा रहे हैं, अदालतों की तरफ बढ़ा जा रहा है। और दूसरी बात देखें, अभी मैं फिर कह रहा हूं माशाल्लाह नौजवान है, बहुत आगे जाएंगे। इन्होंने 2 केसेस का जिक्र किया, मैं एक LNG का, एक स्पोर्ट्स स्टेडियम नारोवाल का। जी। एहसन भाई इसको चेक कीजिएगा, ये दोनों केसेस पीपल्स पार्टी ने आपके खिलाफ बनाए, तो हमने तो नहीं बनाए। अच्छा, इसमें भी हमारा कसूर है कि हमने खोले। अब पनामा पे आ जाते हैं। पनामा वो केस है जिसमें बाकायदा अदालत से मियां साहब को सजा हो चुकी है और वो सजा याफ्ता है। अच्छा, अब थोड़ी सी एक और बात पे आते हैं। मैं फैक्ट्स की बात एक बताऊं आपको। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने सिर्फ 2 साल में 1244 अरब, मैं फैक्ट्स की बात बताने लगा हूं, अपनी हिकमत अमली और कोशिश से बचाए हैं। और ये रकम पाकिस्तान के 3 साल के डेवलपमेंट बजट से जवाब ज्यादा है। वो किस मद में बचाए हैं? 240 अरब रुपए बचाए हैं कारके में, GIDC में बचाए हैं 400 अरब रुपए, IPP में बचाए हैं 604 अरब रुपए, 1244 अरब तो यही बनते हैं। अच्छा, अब मैं कहता हूं फिर फैक्ट एंड फिगर की तरफ बात भी इस पे आना चाहिए कि आप लोगों ने अगर इतनी ही दूध और शहद की नहरें बह रही थी तो भाई मुझे बताइए कि ये पाकिस्तान तो कर्जों में डूबता गया, पैदा होने वाला बच्चा 1.5 लाख का मकरूज हुआ, तमाम इदारे जो एक भी इदारा मुनाफा बख्श नहीं रहा, तमाम इदारे तबाह बर्बाद, आप लोग अमीर से अमीर तर हो गए। दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं जहां आपकी जायदाद नहीं। अगर पाकिस्तान गरीब हो रहा था, पाकिस्तान कर्जों में डूब रहा था, राना आपके पास कौन सी गिदड़? चले राना साहब मुख्तसर जवाब दीजिएगा, मुझे ब्रेक पर जाना है। राना साहब, शुगर का स्कैंडल जब 17 अरब की सब्सिडी दी गई तो तब जो है प्राइसेस ऊपर नहीं गई, वो 50-55 रुपए पे दी गई। प्राइसेस ऊपर तब गई जब हमारे पास इतनी एक्सपोर्ट करने की क्वांटिटी नहीं थी, फिर भी एक्सपोर्ट किया गया क्योंकि माफियाज कह रहे थे। व्हीट का स्कैंडल में भी जब आप स्टडी करेंगे, इसको मैंने स्टडी किया है, तो एक ही साल में एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी गई व्हीट की, और उसी साल में बैन लगा दिया गया एक्सपोर्ट के लिए और फिर इंपोर्ट किया गया। ये भी माफियाज इन प्ले थे। इन्होंने डेट की बात की, तो मैं डेट के ऊपर आपको कैटेगोरिकली बताना चाहता हूं कि हमने जब छोड़ा था सेंट्रल गवर्नमेंट का डेट, तो वो 72% ऑफ GDP पे था, कंट्रोल में था। आज वो 90% पे चला गया है सेंट्रल गवर्नमेंट का डेट। अच्छा। ये कहते हैं हमने कर्जे वापस किए। एक्सटर्नल डेट जो हम 95 बिलियन US पे छोड़ के गए, आज 113 अरब डॉलर पे चला गया है। नेट इंक्रीज जो हमने 5 सालों में बोरो किया, इन्होंने 2 सालों में उससे ज्यादा बोरो कर दिया। तो इनकी सारी बातें, ये जो इन्होंने सेविंग गिनवाई के 240 कारके में, तो मैं आपको सिर्फ खसारे की जो 2000 अरब का खसारा फिस्कम छोड़ के गए। ठीक है राना साहब, ब्रेक पर जाना है। ब्रेक के बाद आपके पॉइंट को कंप्लीट करवाएंगे और बात करेंगे साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ के हवाले से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज कुछ सख्त रिमार्क दिए हैं, उनके वकील से इस्तफसार किया कि बताएं नवाज शरीफ साहब मफरूर हैं या फिर वो जमानत पर रिहा हैं। अगर पंजाब हुकूमत अब अगर जमानत में तोसी नहीं करती तो फिर साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ को क्या करना पड़ेगा, क्या वो वापस आएंगे? एक ब्रेक के बाद पर बात होगी।
वेलकम बैक। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ के हवाले से तोशाखाना रेफरेंस केस में आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक रिमार्क्स दिए हैं। उनके वकील से इस्तफसार किया कि बताएं नवाज शरीफ साहब जमानत पर हैं या फिर मफरूर हैं। उनके वकील ने जवाब दिया कि पंजाब हुकूमत को दरख्वास्त दे रखी है, अभी जमानत पर हैं। बसरा साहब, पंजाब हुकूमत जमानत में तोसी करने जा रही है? कानूनी पोजीशन में आपको क्लियर कर दूं, पंजाब हुकूमत अपना जवाब दाखिल कर चुकी है। अच्छा, जिसमें हमने उनकी एप्लीकेशन टर्न डाउन कर दी है। अब मियां साहब की कानून के अंदर जो पोजीशन है, जो लीगल जिसको नुक्ता नज़र से कहते हैं, वो एक एब्सकॉन्डर की है, इश्तिहारी की है। ये क्लियरली हम जवाब दाखिल कर चुके हैं। उसकी वजह यह है, कहा यह गया था जब बेल दी थी कोर्ट ने कि ये बाकायदा पंजाब हुकूमत को अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे और उसके मुताबिक पंजाब हुकूमत फैसला लेगी। आज इनको बेल मिली थी 4 हफ्तों की, आज गुजर गए 6 माह तकरीबन। अब 9 की रिपोर्ट्स आई हैं, उसी बुनियाद के ऊपर हम लोगों ने जवाब दाखिल कर दिया है। और अब जाहिर है कि बाल तो पहले भी मियां साहब जो गए थे कोर्ट के ऑर्डर से गए थे, अब भी जो फैसला करना है कोर्ट ने करना है। कोर्ट जो भी फैसला करेगी हम उसका एहतराम करेंगे और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना हुकूमत का काम होगा। लेकिन आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो कमेंट आया जवाब, वो ये है कि आज उनके वकला ने ये कहा कि जी मियां साहब तो अभी तक, ये जो आपने सवाल किया इसी में मैं रिपीट करना चाह रहा हूं कि वो जमानत पे हैं। भाई जमानत तो जब पंजाब हुकूमत ने उनकी कह दिया कि ये इख्तियार दिया गया था पंजाब हुकूमत को, पंजाब हुकूमत तो उन पर जमानत खारिज कर चुकी है। रिमार्क्स आए हैं ना कि बज़ाहिर इस अदालत के फैसले की हद तक मुल्ज़िम इश्तिहारी हो चुका है। अब आप इजाजत दे दो, मैं राना साहब की तरफ जाता हूँ। राना साहब, अगर पंजाब हुकूमत अब जमानत ज़ाहिर बता दिया बसरा साहब ने कि वो नहीं देने जा रहे हैं, तो क्या मियां साहब सरेंडर कर रहे हैं? आने वाले दिनों में वो वापस आने का फैसला लेंगे या मफरूर रहेंगे अदालत से? इसमें जो हमारे जो मियां साहब के जो लॉयर हैं, उनका जो मौकफ है वो यही है कि जिन ग्राउंड्स पे उनको बेल मिली थी वो ग्राउंड अभी भी स्टैंड करते हैं। अच्छा, और वो ग्राउंड यही है कि वो क्रिटिकल सूरत हाल में अगर पंजाब, हमने भी रिक्वेस्ट दी हुई है पंजाब गवर्नमेंट को कि उनकी ये जो 8 वीक्स की जो बेल थी 8 हफ्तों की, उसको वो हम टर्न डाउन कर चुके हैं। वो हमने एप्लीकेशन टर्न डाउन कर दिया, जो आपने एप्लीकेशन जो हमें कोर्ट से 8 हफ्ते की रिलीफ मिली थी, वो ग्राउंड आज भी एग्जिस्ट करते हैं, स्टैंड करते हैं, उनकी हेल्थ आज भी क्रिटिकल है। तो इसी बेसिस पे ये कोर्ट में अभी बात चलेगी कि उनकी बेल को एक्सटेंड किया जाए। पंजाब गवर्नमेंट को हम मियां साहब की मेडिकल रिपोर्ट भी वक्फा सबमिट कराते रहे हैं, लेकिन ये उसको अब राना साहब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे हैं। मैं आपको अर्ज करूं, अगर आपने उनकी बेल की, फर्ज करें हमने तो रिजेक्ट कर दी, अगर आपने उनकी एक्सटेंशन लेनी है तो आपने लाहौर जहां पे बेल हुई है वहां पे उनकी एक्सटेंशन के लिए एप्लीकेशन देनी थी। वहां तो आपने कोई एप्लीकेशन नहीं दी है। ये मामला तो जब तोशाखाना वाला केस आया, आपने एप्लीकेशन दायर की, वहां पे ये एक लीगल इशू जो है वो राइज हुआ है। और अब बात तो इस्लामाबाद कोर्ट में हो रही है। देखिए इस्लामाबाद कोर्ट में, क्योंकि वो जो केस नैब का है वो वही शायद उसी कोर्ट में है, वहां नहीं आप बात कर रहे हैं कि हम एक्सटेंशन के लिए कोर्ट में गए हैं। किस कोर्ट में गए हैं एक्सटेंशन के लिए? नहीं, हम लोगों ने पंजाब को लिखा है, जो लॉयर का जो वो तो हम टर्न डाउन कर चुके हैं, हम तो जवाब भी कोर्ट में दाखिल कर चुके हैं। चले राना साहब, आपका मौकिफ भी आ गया, खता करामी की मादत चाहूंगा। बसरा साहब, आपका भी मौकिफ आ गया। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। अपोजिशन हुकूमत महाज बनाने की बातें तो बहुत ज्यादा करती नजर आ रही है, लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी देखें तो अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मुश्किलात में आने वाले दिनों में इजाफा होने जा रहा है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।